डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के नेट इनकम थ्योरी के बारे में, जिसमें ये डेविड डूरन ने बताया था कि ऋण पूंजी का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए जिससे संस्था की पूंजी लागत न्यूनतम हो सके और समता अंशों की आय में वृद्धि हो सके। आज दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी का सिद्धांत देख रहे हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी के बारे में मैं आज बात करूंगा और इसका फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो नेट इनकम जो थ्योरी डेविड डूरन ने दी थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका प्रतिपादन मीन्स शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का प्रतिपादन भी डेविड डूरंट ने किया है, लेकिन यह पहले वाली थ्योरी के पूर्णतः विपरीत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संस्था की पूंजी संरचना में परिवर्तन करने का संस्था के कुल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और संस्था की पूंजी की समस्त लागत जो होती है, ओवरऑल कॉस्ट होती है, वो स्थिर रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार न तो कोई अनुकूलतम पूंजी संरचना होती है और जो मान्यता है वो ये है कि पूंजी संरचना की समस्त पूंजी लागत व संस्था के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो ये थ्योरी जो है वो पहले वाली थ्योरी के पूर्णतः विपरीत है। तो लेकिन इसमें कुछ मान्यताएं हैं इनकी। आप कह सकते हैं कि संस्था की कुल पूंजी को ऋण और समता में विभाजन करना महत्वहीन है। अलग अलग विभाजित नहीं करना चाहिए क्योंकि विनियोजकों द्वारा संस्था का मूल्यांकन समग्र रूप से किया जाता है। तो अब ऋण पूंजी कितनी है, समता पूंजी कितनी है, वो मैटर नहीं करती है। साथ ही ऋण पूंजीकरण की जो दर है वो स्थिर रहती है। कॉरपोरेट टैक्स निगम कर अस्तित्व में नहीं है, मीन्स टैक्सेशन को ये कंसीडर नहीं करते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि कम लागत वाली पूंजी के प्रयोग से समता अंशधारियों की इनकम में वृद्धि होती है, साथ ही जोखिम में भी वृद्धि होती है। इसलिए कम लागत वाली पूंजी, ऋण पूंजी का प्रयोग से जो लाभ मिलता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि इधर आपने ऋण पूंजी का अधिक उपयोग किया, उनकी उधर इनकम बढ़ जाएगी लेकिन साथ ही उनकी रिस्क भी बढ़ जाएगी, तो वो आपस में कंपनसेट हो जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो शुद्ध परिचालन सिद्धांत है वो ये कहता है कि फर्म के कुल मूल्य के निर्धारण में शुद्ध परिचालन आय की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है वो मैटर करती है और संस्था का ऋण समता मिश्रण क्या है वो महत्वहीन है और न ही ये अनुकूलतम कोई पूंजी संरचना की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन का तरीका क्या रहेगा, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। संस्था का कुल मूल्य निकालना हो, नेट ऑपरेटिंग इनकम को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैपिटलाइज कर दूंगा। मींस फार्मूला आपने देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आपको कुल वैल्यू ऑफ फर्म या कंपनी की निकालनी हो तो मैं लूंगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड कर दूंगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो ये क्या होगा, संस्था की कुल वैल्यू कितनी है वो आ जाएगी, EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब फर्म के कुल मूल्य में से नेक्स्ट पॉइंट में ऋण के बाजार मूल्य को घटा देंगे, तो घटाने के बाद समता पूंजी का बाजार मूल्य बच जाएगा। जो पहले पॉइंट में आपने टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकाली है EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उस अमाउंट में से लेस कर दीजिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को, तो बैलेंस जो बचेगा वो कहलाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी जो कैपिटल है उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को निम्न सूत्र से आप निकाल सकेंगे।
अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट को लेस कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी हमें दो ही कैलकुलेशन करनी होती हैं, एक तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी होती है और दूसरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो डेविड डूरेंट का ये जो पहले थ्योरी दी थी उसके जस्ट अपोजिट थ्योरी दे रहे हैं कि संस्था की पूंजी संरचना में आप चाहे कुछ भी परिवर्तन करते रहें, न तो उसके कुल मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही समस्त लागतें हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, वो स्थिर रहेंगी। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। तो देखिएगा एक क्वेश्चन स्क्रीन पर, गुप्ता एंड कंपनी से आपको निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है आपको 15%, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल 12% दे रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम EBIT 3 लाख बता रहे हैं। कहते हैं आपको कैलकुलेट करना है शुद्ध परिचालन आय विचारधारा के अनुसार कंपनी की समता पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालनी है और कंपनी का मूल्य ज्ञात करना है। यदि कंपनी की कुल पूंजी संरचना में ऋण पूंजी फर्स्ट ऑप्शन में 5 लाख हो और सेकंड ऑप्शन में 10 लाख हो, तो ओवरऑल कॉस्ट दे दी है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल दे दी है, EBIT दे दी, और कहते हैं कि अगर लोन 5 लाख का है या लोन 10 लाख का है तो दोनों ही सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी आपको कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला अपन देख चुके हैं स्क्रीन पे। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या था, EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टोटल वैल्यू में से डेट को घटा दूंगा तो कॉस्ट वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, परसेंटेज निकाल दूंगा तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। तो सोल्यूशन जरा देखिएगा। दो सिचुएशन है, व्हेन डेट कैपिटल इज 5 लाख एंड सेकंड सिचुएशन व्हेन डेट कैपिटल इज ₹10 लाख। EBIT आपको दे रखी है इन्होंने 3 लाख रुपए। ऋण पूंजी पर जो कॉस्ट है वो 12% है, तो अगर 5 लाख का लोन है तो EBIT में से मैं लेस EBIT 3-3 लाख दे रखी है, दोनों ही सिचुएशन में कॉमन रहेगी, लेस कर दीजिएगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन डेट। 5 लाख का लोन है, 12% की रेट से 60,000, 10 लाख का होगा तो वो हो जाएगा 1,20,000। बैलेंस आ गया EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, या यूं कहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। चूंकि आपको कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट, वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो वैल्यू ऑफ फर्म अब मैं निकाल रहा हूं। तो देखिएगा वैल्यू ऑफ फर्म का फार्मूला था अपना EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट सिचुएशन या सेकंड सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशंस में EBIT आपके पास है 3 लाख एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्वेश्चन में ही बता रखी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। तो चाहे लोन 5 लाख का हो चाहे 10 लाख का हो, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए पहली सिचुएशन में EBIT 3 लाख बटे ओवरऑल कॉस्ट 15%, 15 × 100 करेंगे तो आ जाएगा 20 लाख। अगर लोन 10 लाख है तब भी सेम ही रहेगा, 3 लाख × 15% डिवाइडेड बाई 15% मीन्स 3 लाख बटे 15 × 100 20 लाख। तो EBIT डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म की वैल्यू आ गई टोटल वैल्यू 20 लाख। और आपने पिछली स्क्रीन में देखा था
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना हो तो टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को घटा दीजिए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म दोनों ही सिचुएशन में 20-20 लाख है। लेस कर देता हूं मैं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। फर्स्ट सिचुएशन में डेट है 5 लाख का, सेकंड सिचुएशन में डेट है 10 लाख का। तो 20 में से 5 घटा दिया 15 लाख, ये आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सेकंड सिचुएशन में 20 में से 10 घटाया तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 10 लाख। तो एक तो ये निकालना था आपको टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, दोनों ही सिचुएशन में 20 लाख है। 20 में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को लेस कर दिया तो बैलेंस आ गया 15 लाख और 10 लाख, ये कहलाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैलकुलेट करना है मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पिछली स्क्रीन में आपने फार्मूला देखा था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड कर दीजिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। तो देखिएगा फर्स्ट सिचुएशन में जो ईबीआईटी थी उसमें से मैंने इंटरेस्ट को लेस कर दिया था पहले ही। तो फर्स्ट सिचुएशन में ईबीटी या अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है 2,40,000। डिवाइड करूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, वो आप निकाल चुके हैं सेकेंड पार्ट में 15 लाख। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 16%। अगर डेट 5 लाख का है, अगर डेट 10 लाख का है तो ईबीटी मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अवेलेबल होगा कितना 1,80,000। डिवाइड कीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, मार्केट वैल्यू इक्विटी की है 10 लाख तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो वो आ गई 18%। तो 2 पॉइंट्स आपसे पूछे थे क्वेश्चन में कि नेट ऑपरेटिंग इनकम का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है, तो वो दोनों ही हमने निकाल दी। टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी 20 लाख है दोनों ही सिचुएशन में, चाहे लोन 5 लाख का हो चाहे 10 लाख का हो। और अगर लोन 5 लाख का है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 16% होगी, और अगर डेट बढ़ा देंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगी और वो बढ़ कर के हो जाएगी 18%। तो इस तरह से ये नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में एक और थ्योरी है मोदी गिलानी की, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।